इस लेक्चर में 2 जून से लेके 5 जून तक के टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है गिफ्ट टैक्स। ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए भी इम्पोर्टेंट है मेंस में। रिसेंटली ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि कुछ बायर्स हैं, बायर्स मतलब खरीदने वाले, क्या खरीद रहे हैं। अगर मान लो किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को डिसइन्वेस्टमेंट करती है गवर्नमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब कोई गवर्नमेंट कंपनी होती है और गवर्नमेंट कंपनी के जो शेयर हैं वो बेचे जाते हैं। कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल, कोई भी दूसरी प्राइवेट कंपनी खरीद सकती है। तो स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट के दौरान जब किसी पीएसयू की स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट हो रही है, इसके शेयर बेचे जा रहे हैं और इनको कोई बायर खरीदता है, तो इन पे गिफ्ट टैक्स नहीं लगाया जाएगा। किस पे? इस बायर्स पे जो खरीद रहे हैं। ये किसने कहा है? सीबीडीटी ने, सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स ने एग्जेम्पशन दे दिए। एग्जेम्पशन का मतलब है छूट दे दिया उन बायर्स को जो स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट के दौरान पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के इक्विटी शेयर खरीदेंगे, यानी कि शेयर खरीदेंगे। तो हमें जानना है इसमें गिफ्ट टैक्स क्या है, किस किस पे लगता है गिफ्ट टैक्स और किस किस को छूट मिलती है गिफ्ट टैक्स पे। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने, यानी कि हमारे इंडिया का जो संसद है, उसने गिफ्ट टैक्स एक्ट एक 1958 में पास किया, गिफ्ट टैक्स एक्ट। इसमें जो गिफ्ट टैक्स है वो देना पड़ता है अगर कोई भी इंसान गिफ्ट रिसीव करता है किसी से, तो उसको गिफ्ट टैक्स देना पड़ता है। जो इनकम टैक्स एक्ट है उसमें यह लिखा हुआ है अगर कोई गिफ्ट जिसकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है तो उसको गिफ्ट टैक्स देना पड़ेगा। तो आपको ये वैल्यू याद रखनी है, अगर 50,000 से ज़्यादा का कोई गिफ्ट लेता है तो फिर उसको गिफ्ट टैक्स देना पड़ता है। ये इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है। और गिफ्ट टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था गिफ्ट टैक्स एक्ट 1958। तो दोनों बातों में अंतर है, ये आपको याद रखना है। अगर 50,000 से ज़्यादा वैल्यू है तो उस पर गिफ्ट टैक्स लगता है, ये इनकम टैक्स एक्ट में है। और गिफ्ट टैक्स किस एक्ट के जरिए इंट्रोड्यूस किया? ये गिफ्ट टैक्स एक्ट 1958 के जरिए। जो गिफ्ट टैक्स है ये उस पर भी अवेलेबल होता है अगर मान लो कोई आपके बैंक में ट्रांसफ़र करता है कोई भी मनी, उस पर भी आपको गिफ्ट टैक्स देना पड़ सकता है, चाहे भले ही वो गिफ्ट ना हो। लेकिन अगर ट्रांसफ़र किया है किसी सर्टेन वैल्यू से ज़्यादा तो उस पर गिफ्ट टैक्स देना पड़ेगा। चाहे मान लो मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। मूवेबल का मतलब है जैसे मान लो फ़ोन हो गया आपको गिफ्ट में दिया, कोई व्हीकल हो गया, कार, गाड़ी, या फिर कोई स्कूटी वगैरह या मोटरसाइकिल आपको गिफ्ट में दी किसी ने, तो उस पर टैक्स लगेगा। या इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल का मतलब है जैसे ज़मीन हो गई, फ्लैट हो गया, घर हो गया, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो इन पे भी गिफ्ट टैक्स लगता है। गिफ्ट टैक्स किस पे नहीं लगता है, छूट किस पे होती है? देखो, अगर आपके किसी रिलेटिव ने, आपके सगे संबंधी ने आपको गिफ्ट दिया है तो उस पे आपको गिफ्ट टैक्स नहीं देना पड़ता। और ये रिलेटिव कौन कौन है? देखो, इनकम टैक्स जो रूल है उसके हिसाब से अगर कोई पेरेंट है, आपके माता पिता आपको गिफ्ट देते हैं, या स्पाउस, स्पाउस का मतलब हस्बैंड या वाइफ आपका गिफ्ट देता है, या सिबलिंग्स, आपके सगे भाई बहन आपको गिफ्ट देते हैं, या स्पाउसेस सिबलिंग, आपके हस्बैंड या वाइफ के जो भाई बहन है वो गिफ्ट देते हैं, या फिर जो आपके डिसेंडेंट्स हैं स्पाउस के या लीनियंट डिसेंडेंट, मतलब आपकी जनरेशन के माता पिता, दादा दादी या उसके कोई बच्चे, तो ये आपको गिफ्ट देते हैं। तो ये रिलेटिव में आते हैं। और अगर ये रिलेटिव आपको गिफ्ट देते हैं तो इन पे छूट होती है कि आपको गिफ्ट टैक्स नहीं देना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती हैं जिन पे गिफ्ट टैक्स एग्जेम्प्ट होता है, यानी कि छूट होती है। ये कंडीशन है जिन पे गिफ्ट टैक्स नहीं देना पड़ता है। अगर मान लो गिफ्ट टैक्स किस पे नहीं देना पड़ेगा? अगर मान लो गिफ्ट रिसीव हुआ है वेडिंग के दौरान, आपकी शादी के दौरान आपको गिफ्ट दिया गया है, तो उस पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर मान लो कोई प्रॉपर्टी आपको मिली है इनहेरिटेंस में, मतलब आपके माता पिता के नाम पे थी, आपको वो प्रॉपर्टी मिली है, उस पे आपको गिफ्ट टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कोई कैश या रिवार्ड आपको मिला है, मान लो कोई लोकल अथॉरिटीज़ हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, कोई भी मान लो स्कूल कॉलेजेस है या लोकल अथॉरिटीज़ है, कोई भी मान लो ऑफिसर है लोकल अथॉरिटीज़ में काम करता है, उसको मेरिट के आधार पे कोई गिफ्ट मिला है, रिवार्ड मिला है, कैश मिला है, कोई पुरस्कार मिला है उसके सही काम करने की वजह से, तो उस पुरस्कार पे, उस रिवार्ड पे भी गिफ्ट टैक्स नहीं लगता है।
तो यही था गिफ्ट टैक्स के बारे में। तो ये आपको याद रखना है, इस तरह से पूछ लिया जाता है कि किस किस को एग्जाम्पशन छूट दी हुई है गिफ्ट टैक्स पे, कितनी वैल्यू से ज़्यादा लगता है, कौन से एक्ट में दिया हुआ है, ये सब आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है सेडिशन लॉ। सेडिशन लॉ प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये एसए के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ये मेंस में भी इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 4 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जीएस पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जीएस पेपर 3 में भी पूछा जा सकता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार न्यूज में रहा है। इसके लिए स्पेशल लेक्चर भी बना हुआ है, इंटरनल सिक्योरिटी या फिर पॉलिटी की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा सेडिशन लॉ। सेडिशन का क्या मतलब होता है? सेडिशन का मतलब होता है विद्रोह, विरोध, विद्रोह। तो ये सेडिशन लॉ कहां से आता है हमारे इंडिया में और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को इसके बारे में सिफारिश देने के लिए कहा था। तो इसके बारे में लॉ कमीशन है जो हमारा, उसने स्टडी की। लॉ कमीशन के बारे में आप जानते हो, ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि असंवैधानिक और असंवैधिक ये बॉडी है, क्योंकि ना तो हमारे संविधान में इसके लिए कोई प्रोविजन है और ना ही किसी कानून में इसके लिए प्रोविजन है, कोई कानून नहीं बनाया है। ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के द्वारा बनाया जाता है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसने अभी रिकमेंडेशन दी है, सिफारिश दी है कि सेडिशन लॉ जैसा है उसको ऐसा रखा जाए, बल्कि इसमें जो 3 साल तक की जो सजा है उसको बढ़ा के 7 साल की कर देनी चाहिए। ये लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने सिफारिश की है। तो अब जानते हैं सेडिशन लॉ के बारे में कहाँ पे दिया हुआ है। देखो एक आईपीसी बना हुआ है, ये एक कानून है 1860 का, अंग्रेजों के ज़माने का ये कानून है, अंग्रेजों के ज़मानों से बना हुआ, अभी तक हमारे इंडिया में चल रहा है। 1860 का बना हुआ है, इंडियन पीनल कोड बोलते हैं इसको, भारतीय आचार संहिता इस तरह से बोलते हैं इसको हिंदी में, शायद इंडियन पीनल कोड। ये डील करता है सेक्शन 124A सेडिशन लॉ से। देखो जो इसमें 124A जुड़ा है ये 1870 में जोड़ा गया था, 1870 में, क्योंकि देखो ये इंडियन पीनल कोड जब 1860 में बना था तो इसमें सेक्शन 124A नहीं था। ये बाद में देखो 1870 में थॉमस मैकाले, या इसका पूरा नाम है थॉमस बेबिंगटन मैकाले, इसने सिफारिश दी थी, इसने ड्राफ्ट करके 124A सेक्शन जोड़ा गया था इस आईपीसी में 1870 में, इसके रिकमेंडेशन पे, किसके? थॉमस बेबिंगटन मैकाले के ड्राफ्ट, इसने ड्राफ्ट बनाया था, रेजोल्यूशन दिया था गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, इसी के कहने पे सेक्शन 124A जोड़ा गया था 1870 में। जो ये सेक्शन था इसलिए जोड़ा गया था क्योंकि उस टाइम पे देखो 1863 से लेकर 1870 के बीच में वहाबी मूवमेंट चल रहा था एक, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा वहाबी मूवमेंट। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ एक्टिविटी करते थे, कुछ विरोध करते थे, इसी को रोकने के लिए ये सेक्शन लाया गया पहली बार। तो देखो ये आपको याद रखना है कि जब 1870 में लाया तो मकसद क्या था इसका लाने का, क्यों, उस टाइम पे क्या एक्टिविटी हो रही थी, तो वहाबी एक्टिविटी हो रही थी, वहाबी मूवमेंट की। ये मुस्लिम ग्रुप के लोगों ने चलाया था वहाबी एक्टिविटी, ये वहाबी मूवमेंट, तो इसको रोकने के लिए लाया गया था। बाद में फिर देखो ये जो फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, आज़ादी के लिए जो लोग लड़ रहे थे, रिवॉल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे, उनके अगेंस्ट भी कई बार इस कानून का यूज किया गया, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए। इंडियन नेशनलिस्ट लीडर थे जो, उनके खिलाफ ये यूज किया गया 19th एंड 20th सेंचुरी में। सबसे पहले ये जो एक्ट, यानी कि ये जो सेक्शन है 124A सेडिशन का, ये सबसे पहले किसके विरुद्ध यूज किया गया है, ये आपको याद रखना है। जोगेंद्र चंद्र बोस के अगेंस्ट सबसे पहले ये सेक्शन यूज किया गया 1891 में, 1891 में। क्यों? इन्होंने देखो बंगोभाषी एक न्यूज़पेपर था, उसमें एक एडिटोरियल लिखा था, इसके एडिटर थे ये, बंगोभाषी न्यूज़पेपर के एडिटर थे जोगेंद्र चंद्र बोस। तो इनके खिलाफ ये यूज किया गया। क्यों लिखा था? क्योंकि देखो उस टाइम पे एज ऑफ कंसेंट बिल आया था, एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 में। और ये क्यों आया था? ये देखो आपने रखमाबाई का केस पढ़ा होगा, रखमाबाई का केस, ये रखमाबाई केस से ना यूपीएससी ऑलरेडी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ चुकी है 2021 में प्रीलिम्स में।
तो ये रखमाबाई का केस बहुत फेमस हुआ था क्योंकि इनकी एज कम थी, ये पढ़ना चाहती थी और इनकी कम उम्र में शादी कर दी थी। तो इन्होंने विरोध किया था कि मेरी शादी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए। नल एंड वॉइड का मतलब कैंसिल किया जाए, रद्द किया जाए। इन्होंने कोर्ट में अपील डाली। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ, तो फिर ये केस कोर्ट में गया था। उस टाइम पे फिर ये गवर्नमेंट ने सोचा कि जो ये एज है इसको बढ़ाया जाए, तो एज ऑफ कंसेंट जो बिल है ये लाया गया। फिर देखो उस टाइम पे देखो जो लोग थे वो अपने धर्म के आधार पे, ट्रेडिशन के आधार पे इनको मानते थे, अपने मैरिज एज क्या होनी चाहिए ये सब कुछ। तो इसके विरोध में फिर जो एज ऑफ कंसेंट बिल है इसके विरोध में इन्होंने एडिटोरियल लिखा, इसको डिनाउंस भी किया, अस्वीकार किया जो एज ऑफ कंसेंट बिल था जोगेंद्र चंद्र बोस जी ने। तो फिर इनके खिलाफ ये सेक्शन यूज किया गया। फिर 1897 में बाल गंगाधर तिलक के विरोध में यह सेक्शन यूज किया गया। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी में एक आर्टिकल पब्लिश किया था जो गवर्नमेंट के विरोध में था। तो फिर यह सेक्शन 124A यूज किया गया। फिर महात्मा गांधी के अगेंस्ट भी यूज किया गया था 1992 में, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन चला था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से 1922 में। और फिर उसके बाद ये चौरी चौरा इंसिडेंस हुआ था ना 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा इंसिडेंस हुआ था गोरखपुर में। यूपी की डिस्ट्रिक्ट है गोरखपुर, वहाँ पे एक प्लेस है चौरी चौरा। वहाँ पे कुछ लोगों ने मिलकर पुलिस थाने को जला दिया था। वहाँ पे 22 पुलिसमैन उसके अंदर मर गए थे, जिंदा जला दिया था। तो जो ये इंसिडेंट हुआ था उसके बाद फिर ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रोक दिया था महात्मा गांधी जी ने, आपने पढ़ाई होगा हिस्ट्री में। तो फिर महात्मा गांधी की वजह से ये विद्रोह हुआ ऐसा कहते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने महात्मा गांधी जी को इस सेक्शन के अंदर गिरफ्तार कर लिया 124A के अंदर। तो इनके विरुद्ध भी चलाया गया। तो ये तो था इंडिपेंडेंस से पहले। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद हम इसे पढ़ते हैं, ये कब कब यूज किया गया और क्या क्या इसके बारे में हमारे संविधानकर्ताओं ने कहा जब संविधान बन रहा था। तो आज़ादी के बाद देखो ये सेडिशन टर्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिमूव कर दी गई। हमारे संविधान में कहीं भी ये टर्म यूज नहीं की गई है, ये याद रखना। ऐसा पूछ लिया जाता है कि हमारे संविधान में सेडिशन की जो टर्म है वो लिखी हुई है क्या, मेंशन है? बिल्कुल भी नहीं है। 1948 में ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हुई थी, तो इसको हमारे संविधान से हटा दिया गया था, तो हमारे संविधान में नहीं है। जवाहरलाल नेहरू जी ने ये फर्स्ट अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 1951 में, हमारे संविधान में। उसमें देखो आर्टिकल जो 19(1) क्लाउज ए है, जो इसमें देखो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है उसके लिए कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाई। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के ऐसा ना हो कि इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, इसको बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के लोग यूज करें और दूसरों के खिलाफ कुछ भी कहें, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके लिए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन दी गई और उसमें ऐसा कुछ लिखा है कि हमारे इंडिया की सॉवरेंटी इंटीग्रिटी के खिलाफ नहीं यूज करोगे आप अपना इस मौलिक अधिकार को जो आर्टिकल 19(1) में दिया गया है क्लाउज ए में, और ना ही आप हमारा जो फ्रेंडली रिलेशन है फॉरेन स्टेट से उसके अगेंस्ट यूज करोगे। तो ये कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन दी गई। महात्मा गांधी जी ने आर्टिकल, जो ये आर्टिकल नहीं सेक्शन 124A है, इसको कहा था देखो ये ना इंडियन हिस्ट्री में एक क्रिमिनल ऑफेंस, आपराधिक एक तरह से अपराध है, क्रिमिनल ऑफेंस है और इसको हटा दिया जाना चाहिए। और ये कहा था कि ये जो लिबर्टी है सिटीजन की, लिबर्टी को रोकता है। लिबर्टी का मतलब आज़ादी, हमारे जो सिटीजन है उनकी लिबर्टी को रोकता है। लेकिन बाद में ये रोका नहीं गया, महात्मा गांधी जी ने कहा था। लेकिन देखो फिर ये जो इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट आई थी उन्होंने 124A जो सेक्शन है इसको क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया। फर्स्ट टाइम क्रिमिनल ऑफेंस, यानी कि अपराध माना जाएगा, क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। एक होता है सिविल ऑफेंस और एक होता है क्रिमिनल ऑफेंस। तो इसको क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया। और इससे पहले देखो जो 1898 का जो कॉलोनियल इराका यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बनाया था, इसको हटा दिया। उसकी जगह पे 1973 में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर नया बना दिया। ये 1974 से लागू हो गया और ये क्राइम बना दिया सेडिशन, कैसे एक क्राइम रहेगा, क्रिमिनल ऑफेंस रहेगा। ये इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने बनाया था उस टाइम पे। तो सेक्शन 124A में लिखा क्या हुआ है, जो विद्रोह कौन सा माना जाएगा, विद्रोह जो सेडिशन है वो कौन सा माना जाएगा, ये देखो इसमें लिखा हुआ है कोई भी आदमी है, कोई भी
जो शब्दों से, वर्ड से या बोल के स्पोकन या लिख के रिटन या किसी साइन से, संकेत से या कोई भी विजिबल रिप्रेजेंटेशन से या कुछ और भी करके वो कोशिश करेगा ये करने की कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ डिसअफेक्शन फैलाएगा या लोगों को भड़काएगा, तो वो माना जाएगा सेडिशन और उसके लिए इम्प्रिजनमेंट होगा, कैद हो सकती है 3 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है। 3 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि आजीवन कारावास तक हो सकता है और उस पर फाइन भी लग सकता है या दोनों लग सकते हैं, फाइन भी और 3 साल की सजा भी। सिंपल वर्ड में कहें तो अगर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ नफरत फैलाता है, हेट्रेड, या उसकी निंदा करता है, कंटेम्प्ट करता है, या उसके खिलाफ डिसअफेक्शन दर्शाता है बोल के, लिख के या साइन में, तो फिर ये सेडिशन लॉ के अंदर आएगा, उसे पनिश किया जाएगा। पनिशमेंट जो होती है ये सज़ा नॉन बेलेबल ऑफेंस है ये, यानी कि उसमें जमानत नहीं मिलती है, बेल नहीं मिल सकती इसमें जब कोई आदमी गिरफ्तार होता है। और इसमें पनिशमेंट 3 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक या फाइन भी लग सकता है। और जो पर्सन इसमें चार्ज होता है उसे गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिलती, वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकता और ना ही वो पासपोर्ट रख सकता है, यानी कि विदेश भी घूमने नहीं जा सकता है। और जब भी उसे कोर्ट बुलाएगा, जहाँ भी बुलाएगा, उसे कोर्ट में पेश होना पड़ता है। और देखो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का एक फेमस जजमेंट है, वैसे तो कई सारे जजमेंट आए हैं, एक फेमस जजमेंट है 1962 का, केदारनाथ एक आदमी थे, केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था 1962 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था देखो अगर कोई आदमी गवर्नमेंट की पॉलिसी से या गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी स्कीम बनाई है उससे खुश नहीं है, उसका कोई मान लो क्रिटिसिज्म करता है, आलोचना करता है, तो ये कोई सेडिशन नहीं समझा जाएगा। आप गवर्नमेंट के काम से नाखुश हो रहे हो, ना कि गवर्नमेंट के विरोध में बोल रहे हो, गवर्नमेंट को हटाने की बात कर रहे हो। और जब तक किसी आदमी ने कुछ भी बोला है और उससे वायलेंस नहीं हुई है, हिंसा नहीं हुई है, रियोट्स नहीं हुए, तो वो फिर सेडिशन नहीं समझा जाएगा, ऐसा 1962 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो यही था इसके बारे में, सेडिशन लॉ के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है गोवर्धन स्कीम। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और देखो ये सब जो टॉपिक होते हैं ना, इंटरव्यू में तो आपके पूछे ही जाते हैं, बहुत बार इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ये गोवर्धन स्कीम के बारे में, ये लॉन्च हुई थी उस टाइम पे, मुझसे भी इस स्कीम के बारे में पूछा गया था इंटरव्यू में, क्योंकि ये रूरल एरिया से बिलोंग करती है ये स्कीम, और मैं रूरल एरिया में रहता था, तो इस वजह से मुझसे स्कीम पूछी थी इंटरव्यू में। गोवर्धन स्कीम क्या है, इसके बारे में रिसेंटली न्यूज में क्यों है, इसके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति है, जो जल शक्ति मंत्रालय है, उसने एक पोर्टल लॉन्च किया है इसके लिए। पोर्टल का मतलब ये समझ लो इंटरनेट पे एक साइट, यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च किया है गोवर्धन स्कीम के लिए। तो ये पहले पोर्टल के बारे में जानते हैं। यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन जो पोर्टल है, ये पोर्टल एक सेंट्रलाइज रिपोजिटरी है, मतलब सारी जो डिटेल है ना इस ये गोवर्धन स्कीम की इसमें होगी। कोई भी मान लो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है स्कीम के अंदर, बायोगैस प्लांट लगाने के लिए या सीबीजी प्लांट लगाने के लिए, कंप्रेस्ड बायोगैस सेक्टर प्लांट लगाने के लिए पूरे ऑल इंडिया लेवल पे कहीं भी, तो उसकी सारी डिटेल होगी इस पोर्टल पे। या कोई अप्लाई करना चाहता है तो इस पोर्टल पे जाके अप्लाई कर सकता है बायोगैस प्लांट लगाने के लिए, क्योंकि जो इसका ऑब्जेक्टिव है ये जो सीबीजी कंप्रेस्ड बायोगैस या बायोगैस प्लांट लगाना है कंट्री में, तो वो प्रोसेस आसान हो। तो यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, किसी भी गवर्नमेंट कंपनी हो या कोई कॉरपोरेशन हो या कोई प्राइवेट कंपनी हो जो हमारे इंडिया में बायोगैस प्लांट लगाना चाहती है, बायो सीएनजी प्लांट, वो इसमें पोर्टल में रजिस्टर कर सकती है और उसे रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा आसानी से। वो रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए इसका बेनिफिट ले सकती है। बहुत सारी मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट हैं, वो सहायता करते हैं, असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस, कि आप बायोगैस प्लांट लगा रहे हो, आपको सहायता देती है गवर्नमेंट, सब्सिडी प्रोवाइड करती है, तो वो आसानी से ले सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा के। तो जानते हैं गोवर्धन स्कीम क्या है। इसकी फुल फॉर्म है गोवर्धन की, गोबर की फुल फॉर्म है, गोबर आप जानते हो गाय भैंस का जो गोबर, इंग्लिश में डंग बोलते हैं, DUNG डंग। जी का मतलब गाल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज, और धन का मतलब धन। ये एक क्रूशियल अम्ब्रेला इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये 2018 में लॉन्च की थी, 2018 में गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी
स्वच्छ भारत मिशन चलाया था, जो उसका सेकंड फेज चलाया था ग्रामीण एरियाज में, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सेकंड फेज। इस प्रोग्राम के अंदर ही गोवर्धन स्कीम लॉन्च की थी। इसका टारगेट था कि वेल्थ जनरेट करनी है, एनर्जी जनरेट करनी है, किससे? कैटल डंग से, जो पशुओं का डंग होता है, गोबर होता है, या एग्रीकल्चर रेजिड्यू, कृषि करने के बाद जो अवशेष बचता है खेतों में, उससे, या कोई ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको कन्वर्ट करना है वेल्थ में, एनर्जी में। वेल्थ एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होगा? जब इस गोबर जो है या एग्रीकल्चर रेजिड्यू है उससे गैस बना लेंगे हम, बायोगैस या सीबीजी कॉम्प्रेस्ड बायोगैस, या बायो फर्टिलाइजर बना लेंगे, खाद। तो ये क्या है? इससे एनर्जी भी बन गई, इससे वेल्थ भी जनरेट होगी, बायोगैस होगी, आप बेच सकते हो, आपको मनी मिलेगी, या एनर्जी की तरह यूज कर सकते हो बायोगैस को, फर्टिलाइजर मिल जाएगा, खेतों में यूज कर सकते हो। तो इस तरह से जो वेस्ट से हमें वेल्थ जनरेट करना है, इससे मेन टारगेट इसका यही था। और जब वेस्ट से हम वेल्थ जनरेट करेंगे, इसी को बोलते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब रिसाइकल करना। कोई वेस्ट हो गया है, कचरा है, कोई कूड़ा है, उसको हम कन्वर्ट कर दें, रिसाइकल कर दें उसको, और वेल्थ जनरेट कर लें। तो यही सब कुछ क्या है, सर्कुलर इकोनॉमी में आता है। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है इसके लिए? गोवर्धन स्कीम के लिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर ये डिपार्टमेंट है, विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। ये इस स्कीम को इंप्लीमेंट करता है, तो याद रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है मिशन वत्सल्य। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 3 के लिए भी। एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इस इंस्टीट्यूट ने अभी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, आयोजित किया है इस मिशन वत्सल्य के अंदर। ये 29 से लेके 31 मई को मोहाली में हुआ था। मोहाली में देखो इसका रीजनल सेंटर है इस इंस्टीट्यूट का, NIPCCD का, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इस सेंटर का रीजनल सेंटर है इस इंस्टीट्यूट का मोहाली में। मोहाली कहाँ पे? पंजाब में, चंडीगढ़ के पास। वहाँ पे इसका ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ, मतलब जो फ्रेशर है उनको ट्रेनिंग दी गई इस मिशन वत्सल्य के अंदर। तो ये मिशन वत्सल्य स्कीम क्या है और इसमें ट्रेनिंग किस चीज़ की दी गई, ये हमें जानना है। ये जो मिशन है इसलिए ताकि चाइल्ड को प्रोटेक्ट किया जा सके, बच्चों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए ये मिशन चलाया गया। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो हमारा, बच्चों को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड, उसको हासिल करना है। और इसमें इस तरह की ट्रेनिंग दी गई, जो ये प्रोग्राम हुआ था कि बच्चों के अधिकारों को किस तरह से बचाया जाए, लोगों को कैसे अवेयर किया जाए, जुवेनाइल जस्टिस केयर कैसे प्रोवाइड किया जाए। इसका जो प्रोटेक्शन सिस्टम है उसका मोटो भी यही है, लिव नो चाइल्ड बिहाइंड। कोई भी बच्चा पीछे ना छूट जाए, उसको अधिकार दिए जाए और उनको प्रोटेक्ट किया जाए अगर उन पर कोई इस तरह का कोई हैरासमेंट वगैरह होता है तो। देखो बैकग्राउंड क्या है, मिशन वत्सल्य किसके बेस पे लॉन्च किया था? एक जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 का। जुवेनाइल का मतलब होता है किशोर अवस्था, जो बच्चे 14 से और 18 साल के बीच में होते हैं उन्हें बोलते हैं जुवेनाइल या किशोर अवस्था के बच्चे। तो ये एक एक्ट पास किया था 2012 में, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंसेस से बचाना और जुवेनाइल जस्टिस प्रोवाइड करना। और ये मिशन है जो वत्सल्य मिशन, इन एक्ट को ही इंप्लीमेंट करता है एक तरह से। इसमें इंक्लूड है कि जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, कोई मान लो कानून बना के, जैसे नेशनल चाइल्ड जो नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन बना रखा है, ये बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है। तो स्टैट्यूटरी बॉडी सही से फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही, तो इनका एक तरह से मॉनिटरिंग करता है मिशन वत्सल्य। इनकी फंक्शन को इम्प्रूव करने का काम करता है, मॉनिटरिंग नहीं, इनकी फंक्शन को इम्प्रूव करने का काम करता है। जो भी चाइल्ड के लिए डिलीवरी सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने के लिए काम करता है। इंस्टीट्यूशनल केयर और सर्विसेज प्रोवाइड करने का, या कोई नॉन इंस्टीट्यूशनल कम्युनिटी बेस्ड केयर है, मान लो कोई NGO वगैरह काम कर रही है चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए, उसको सहायता प्रदान करना, या फिर कोई आउटरीच सर्विस है, इमरजेंसी सर्विस है, या कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है चाइल्ड राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये सब मिशन वत्सल्य में किया जाता है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की तरह इंप्लीमेंट की जाती है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है? जिनमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके खर्चा उठाती हैं, दोनों मिलके इंप्लीमेंट करते हैं। एक होती है सेंट्रली सेक्टर स्कीम, उसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट खर्चा उठाती है और वही इंप्लीमेंट करती है। तो 2021-22 से इंप्लीमेंट किया जा रहा है इसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की तरह। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, मतलब ये इसको मिशन वत्सल्य को लागू करती है, इंप्लीमेंट करती है। महिला एवं विकास मंत्रालय जो
महिला एंड बाल विकास मंत्रालय ये इसको इम्प्लीमेंट करता है। अब जान लेते हैं इस इंस्टीट्यूट के बारे में जिसने ये प्रोग्राम कराया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर काम करता है। इसका मेन टारगेट यही है कि जो सोशल डेवलपमेंट के लिए वॉलंटरी एक्शन है उनको डेवलप किया जाए, प्रमोट किया जाए, और चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए कॉम्प्रिहेंसिव व्यू प्रोवाइड किया जाए। नेशनल पॉलिसी बनाई जाती है चिल्ड्रन के लिए, उसके प्रोग्राम को प्रमोट किया जाए और बच्चों के अधिकार को प्रमोट किया जाए। और गवर्नमेंट या कोई वॉलंटरी एक्शन है सोशल डेवलपमेंट के लिए काम करता है, इसमें कोऑर्डिनेशन हो, सहयोग हो, और एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाए चिल्ड्रन प्रोग्राम के लिए गवर्नमेंट के द्वारा, या कोई वॉलंटरी एफर्ट कर रहा है जैसे एनजीओ वगैरह, गैर सरकारी संस्था, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बच्चों के अधिकारों के लिए काम कर रही हैं, तो उनकी सहायता की जाए पॉलिसी फ्रेमवर्क के लिए। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है स्टीज 2.0 प्रोग्राम। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 के लिए भी और 3 के लिए भी। देखो रिसेंटली यूनियन कैबिनेट की मीटिंग हुई जिसको चेयर किया प्राइम मिनिस्टर ने, यानी कि प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष रहे यूनियन कैबिनेट की मीटिंग के। वहां पे अप्रूवल दे दिया, यानी कि सहमति दे दी कि सिटीज प्रोग्राम है ना जो, उसका सेकंड फेज लॉन्च किया जाए। सिटीज का मतलब है सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0, मतलब सेकंड फेज लॉन्च किया है इस प्रोग्राम का। ये प्रोग्राम कौन चलाता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ये चलाता है। पार्टनरशिप करती है इसमें एक फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी है, एक ये एजेंसी है KFW, ये फ्रेंच में लिखा हुआ है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस याद रख लो फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी, और यूरोपियन यूनियन, और एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ये मंत्रालय है ना, इसी के अंदर काम करता है ये इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर। अर्बन का मतलब शहरी क्षेत्र में ये सिटी एरियाज में एक तरह से इस स्टीज प्रोग्राम को लागू करता है। तो ये सब मिलकर इस प्रोग्राम को चलाते हैं। 4 साल का प्रोग्राम है, 2023 से 2027 तक। टारगेट क्या है? टारगेट यही है, देखो सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करना है सिटी लेवल पे। सर्कुलर इकोनॉमी मतलब जो कूड़ा करकट वेस्ट जनरेट होता है उसका मैनेजमेंट करना, उसको रिसाइकल करना और उसे यूज में लेना, ये नेशनल लेवल पे चलाया जाता है। फंडिंग कौन करता है इसको? फंडिंग देखो ये फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी है वो भी करता है, लोन प्रोवाइड करता है, टेक्निकल असिस्टेंस देता है, ग्रांट देता है यूरोपियन यूनियन 106 करोड़ रुपए की। मेजर कंपोनेंट क्या है इसके सिटीज प्रोग्राम के? देखो एक कंपोनेंट है इसका, 3 कंपोनेंट है। पहला है इसमें फाइनेंशियल टेक्निकल सपोर्ट दी जाती है जैसे यूरोपियन यूनियन दे रहा है। दूसरा इसमें सारे स्टेट यूनियन टेरिटरी कौन कौन एलिजिबल है डिमांड बेसिस पे आइडेंटिफाई किए जाते हैं। फिर इसमें थर्ड कंपोनेंट है सारे लेवल पे सेंटर स्टेट या सिटी लेवल पे इंटरवेंशन किया जाता है ताकि क्लाइमेट गवर्नेंस को अर्बन एरियाज में प्रमोट किया जा सके और नॉलेज को डिसेमिनेशन किया जा सके। डिसेमिनेशन का मतलब स्प्रेड, और कैपेसिटी बिल्डिंग रिसर्च डेवलपमेंट के लिए की जा सके ताकि सिटी या स्टेट लेवल पे ये जो डेवलपमेंट है सर्कुलर इकोनॉमी का इसको प्रमोट किया जा सके। तो यही था इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है फ्लेवेनॉल्स। फ्लेवेनॉल्स आपका प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्लेवेनॉल्स देखो अभी क्या है, कुछ रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, उसने ये डिस्कवर किया अगर डाइट में आपके जो खाने में जो डाइट खाते हो आप, अगर फ्लेवेनॉल्स नहीं है तो उससे आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है। कौन से वाले? जो एज रिलेटेड मेमोरी लॉस के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। देखो आदमी की जब एज बढ़ती जाती है ना तो उसकी मेमोरी लॉस होने लगती है, उसकी जो दिमाग के में स्टोरेज कैपेसिटी है वो कम होने लगती है, कुछ चीज़ें भूलने लगता है। तो ये पाया गया अगर उसकी डाइट में ये फ्लेवेनॉल्स एक न्यूट्रिएंट है, ये पोषक तत्व है जो खाने में होते हैं, तो अगर ये उसकी डाइट में कम हुआ तो फिर उसे एज रिलेटेड मेमोरी लॉस हो सकता है, यानी कि उसकी मेमोरी और ज़्यादा लॉस हो सकती है जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी इंसान की। तो ये फ्लेवेनॉल किस किस में मिलता है? ये न्यूट्रिएंट जो पोषक तत्व है ये फलों में मिलता है, फ्रूट्स में, वेजिटेबल सब्जियों में मिलता है। बहुत सारे पेय पदार्थ होते हैं, बेवरेजेस बोलते हैं पेय पदार्थ, पीने वाले पदार्थ जैसे टी हो गए, चाय, कोकोआ, वाइन, शराब, इसमें भी फ्लेवेनॉल्स होता है। तो ये पाया गया कि एजिंग जो ब्रेन है वो रिक्वायर करता है कि उसकी डाइट में जैसी एज बढ़ती जाती है तो दिमाग को चाहिए फ्लेवेनॉल्स, ये न्यूट्रिएंट्स होता है, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए काम करता है। तो फ्लेवेनॉल्स क्या है? एक तरह से ये फ्लेवेनॉइड का ही टाइप है। फ्लेवेनॉइड क्या है? फ्लेवेनॉइड एक कंपाउंड है, कंपाउंड का मतलब हिंदी में बोलते हैं यौगिक है, कंपाउंड है जो एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट रखता है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है
देखो, जब आप बॉडी में कुछ भी खाते हो, बॉडी बढ़ती जाती है, उसमें आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल बनते जाते हैं। फ्री रेडिकल होते हैं कि आपकी सेल्स को डैमेज कर देते हैं। तो फ्री रेडिकल को हमारी बॉडी से बाहर निकालने के लिए एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, और एंटीऑक्सीडेंट ये फल सब्जियों में होता है। तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होते हैं फ्लेवोनॉइड्स में। तो ये फ्लेवोनॉइड्स एक तरह से पॉलीन्यूट्रिएंट का ग्रुप होता है। ये फ्रूट्स वेजिटेबल में पाया जाता है और हमारे लिए हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है इसमें, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, जैसे बॉडी में जलन होती है तो जलन नहीं होने देता है। इम्यून बूस्टिंग प्रॉपर्टी भी होती है, हमारी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता को भी ये प्रमोट करता है, इनहेंस करता है, बढ़ाता है। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है टाइम्स ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है सेविंग आवर स्टाइप्स। स्टाइप्स का मतलब धारी जो होती है, धारी। और धारी किसमें? ये टाइगर में, टाइगर के ऊपर जो स्टाइप होती हैं। तो टाइगर को बचाने के लिए प्रोग्राम चला है टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में आप जानते होंगे, न्यूज़पेपर है जो, जैसे आपका द हिंदू आता है, दैनिक जागरण आता है, ऐसे एक न्यूज़पेपर है, जानते होंगे आप, टाइम्स ऑफ इंडिया। इसका इनिशिएटिव है। बस इतना याद रखना, सेविंग ऑफ आवर स्टाइप्स किसका है? टाइम्स ऑफ इंडिया का। किस लिए है? टाइगर को बचाने के लिए। इसका अभी जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इसकी प्रशंसा की है टाइम्स ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव की। तो ये लोगों में जागरूकता लाने के लिए चलाया गया अभियान। इसके लिए टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक छोटी सी फिल्म बनाई है, शॉर्ट फिल्म, जिसमें सॉन्ग भी है टाइगर से रिलेटेड और उसके बच्चे से रिलेटेड, जिसमें बच्चों को और लोगों को अवेयर किया जाता है टाइगर के बारे में। तो यही था इसके बारे में। इसे देखो, टाइगर से रिलेटेड कोई टॉपिक आता है वहाँ पे लिख सकते हो आप। इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई टॉपिक आता है ऐसे में, वहाँ पे लिख सकते हो, ये एग्जांपल दे सकते हो, सेविंग आवर स्ट्रिप्स, टाइम्स ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव। नेक्स्ट टॉपिक है पीएम स्वनिधि स्कीम। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 2 और 3। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है पीएम स्वनिधि स्कीम को आसान बनाने के लिए। पीएम स्वनिधि स्कीम स्ट्रीट वेंडर के लिए लॉन्च की थी। स्ट्रीट वेंडर का मतलब है जो गली में बोल बोल के आवाजें लगा के सामान बेचते हैं ना, फल सब्जियां या कोई भी सामान, उनको बोलते हैं स्ट्रीट वेंडर। इनके लिए देखो, कोरोना के टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की थी, पीएम स्वनिधि स्कीम, ताकि वो लोन ले सकें। इन्हें लोन देने के लिए 10,000 तक का लोन देने के लिए ये स्कीम लॉन्च की थी। बाद में इसकी लिमिट बढ़ा दी थी। तो इसमें लोन ले सकते हैं बिना किसी कोलेटरल के। कोलेटरल मतलब बिना कुछ भी गिरवी रखे हुए, तो बैंक से लोन ले सकते हैं अगर कोई स्ट्रीट वेंडर है तो ये इसके लिए भी मोबाइल एप्लीकेशन जारी कर दी। जैसे आपकी व्हाट्सएप की, यूट्यूब की ऐप है, ऐसे एक मोबाइल एप्लीकेशन जारी कर दी। मोबाइल एप्लीकेशन से डायरेक्ट आप लोन ले सकते हो इस स्कीम के अंदर, अगर कोई स्ट्रीट वेंडर है, गलियों में घूम घूम के सामान बेचता है तो। इसके लिए एक उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी लॉन्च किया है इस स्कीम के अंदर। पीएम स्वनिधि स्कीम है जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या हम ऊपर जान चुके हैं, जिसमें सारा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है और इम्प्लीमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर ये लॉन्च की गई पीएम स्वनिधि स्कीम। इसमें कोविड 19 के समय पे, लॉकडाउन जो लगा था उस समय पे जो स्ट्रीट वेंडर प्रभावित हुए थे, उनको लोन देने के लिए ये स्कीम लाई गई थी। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर पूरा खर्चा उठाती है, वही सारा फंड देती है। एक इसके लिए जो लैंडिंग पीरियड है 2024 तक एक्सटेंड कर दिया। 2024 तक लोन ले सकते हैं स्ट्रीट वेंडर। पहला लोन होता है 10,000 तक, दूसरा 20,000 तक, तीसरा 50,000 तक लोन ले सकते हैं। और इसमें गवर्नमेंट इंटरेस्ट सब्सिडी भी देती है 7% की। मान लो किसी ने लोन लिया और टाइम पे भर दिया तो उसे 7% जो इंटरेस्ट, मतलब जो इस पे इंटरेस्ट ब्याज देना पड़ता है, उस ब्याज पे 7% की सब्सिडी, सहायता देती है कि आपको ये 7% की मनी प्रोवाइड कर देगी गवर्नमेंट। स्वनिधि से समृद्धि इसका कंपोनेंट है, यानी कि प्रॉस्पेरिटी लेके आनी है। जो ये स्ट्रीट वेंडर है उनकी फैमिलीज में सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल को इंक्रीज करना है। एलिजिबिलिटी क्या है, किस किस को लोन दे सकते हैं? देखो, स्ट्रीट वेंडर वो स्ट्रीट वेंडर जो 2014 का एक्ट बना हुआ है, स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट। इस एक्ट के अंदर जो एलिजिबल हैं और जो गवर्नमेंट ने रूल्स जारी किए हैं, और अर्बन एरियाज में जो वेंडिंग करते हैं, घूम घूम के सामान बेचते हैं शहरी क्षेत्र में, उनको ये दी जाती है लोन, सहायता दी जाती है। सक्सेस स्टोरी क्या है? देखो, 30 जून 2023 तक 36 लाख स्ट्रीट वेंडर को लोन दिया जा चुका होगा इस स्कीम के अंदर। और इसका टारगेट ये है 2024 तक 42 लाख स्ट्रीट वेंडर को लोन प्रोवाइड करना है इस स्कीम के अंदर। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है आईसीसी है जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। उसने रसिया के जो प्रेसिडेंट है
व्लादिमीर पुतिन, उसके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट जारी किया है, इसलिए न्यूज में है। अरेस्ट वारंट आप जानते हो, गिरफ्तार करने का वारंट। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या है? देखो, एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें लगभग 123 इसके मेंबर कंट्री हैं। और जब भी मान लो ये अरेस्ट वारंट जारी कर देता है और जो भी इस कोर्ट का मेंबर है, सदस्य है, अगर कोई आदमी उस देश में जाएगा तो फिर उसको अरेस्ट करना पड़ेगा। जैसे देखो, रसिया भले ही इसका मेंबर नहीं है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, लेकिन रसिया के जो प्रेसिडेंट है उसके खिलाफ, व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। और अभी ब्रिक्स का समिट होने वाला है। ब्रिक्स आप जानते हो 5 कंट्रीज का ग्रुप है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और इस ब्रिक्स का समिट साउथ अफ्रीका में, यानी कि मीटिंग होने वाली है इसकी। और जब मीटिंग के लिए व्लादिमीर पुतिन, रसिया का प्रेसिडेंट, साउथ अफ्रीका में जाएंगे, तो साउथ अफ्रीका की ये ऑब्लिगेशन बनती है, आभार बनता है कि वो रसिया के प्रेसिडेंट को गिरफ्तार करें, क्योंकि आईसीसी ने अरेस्ट वारंट जारी कर रखा है और आईसीसी का मेंबर है साउथ अफ्रीका। तो अब ये देखना होगा साउथ अफ्रीका अरेस्ट करेगा या नहीं करेगा रसिया के प्रेसिडेंट को, व्लादिमीर पुतिन को। तो साउथ अफ्रीका की ये ऑब्लिगेशन है कि वो अरेस्ट करे पुतिन को, अगर वो ब्रिक्स के समिट को ज्वाइन करते हैं और साउथ अफ्रीका में आते हैं। जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसने वारंट क्यों इशू किया? देखो, वारंट तब इशू किया जाता है जब कोई वार क्राइम करता है, युद्ध से रिलेटेड क्राइम। और आपको पता है रसिया और यूक्रेन का वार चल रहा है और यूक्रेन के बहुत सारे बच्चों को रसिया ने डिपोर्ट कर दिया है, अबडक्ट किया है, यानी कि उठा लिया उनको। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आईसीसी की कि इनको गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी किया जाए, तो इसलिए वारंट जारी कर दिया। और अब जो भी कंट्री इसके मेंबर आईसीसी के, अगर कहीं भी रसिया के प्रेसिडेंट जाते हैं तो वहां की पुलिस इसको गिरफ्तार करेगी, किनको? रसिया के प्रेसिडेंट को। तो अब जान लेते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में। वैसे देखो, स्पेशल लेक्चर बना हुआ है इसके बारे में, पॉलिटी की प्लेलिस्ट में या इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में, अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्लेलिस्ट में कहीं पर पड़ा होगा इसका लेक्चर। काफी पहले बनाया था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत बार। और देखो, आप सबको पता ही होगा, देखो मैं ये नहीं कहता कि इस बार बहुत सारे क्वेश्चन आए और डायरेक्टली आए, डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन आए। जैसे देखो, वूलबेचिया का मेथड, वूलबेचिया जो मच्छरों को स्टेरिलाइज करने का मेथड था, ये क्वेश्चन हमने बहुत बार डिस्कस किया था, डायरेक्टली आया। और देखो, कुछ समय प्रीलिम से 15-20 दिन पहले ही हमने सारे जो फॉरेस्ट हैं, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, यानी कि जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस का मतलब पर्णपाती है जो, या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सदाबहार वन है, एवरग्रीन फॉरेस्ट, इन सब में कौन कौन से ट्री पाए जाते हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा था, वो क्वेश्चन भी आया। जैसे महुआ ट्री के बारे में आया, महुआ और आपका टीक फॉरेस्ट, ये सब हमने पढ़ा था। और देखो, बहुत सारे टॉपिक जैसे एरियल जीनोमिक्स के बारे में, मेटा जीनोमिक्स के बारे में हमने पढ़ा था, उसके बारे में आया सिंपली, जिसमें एयर से जीन लेते हैं एनिमल्स वगैरह के, एयर से, तो ये आया। ऐसे बहुत सारे डायरेक्टली टॉपिक आए। और बहुत सारे देखो ऐसे टॉपिक थे जिनमें 2 स्टेटमेंट तो मिल रही थी जो हमने पढ़ी थी, तीसरी नहीं मिल रही। बहुत सारे ऐसे सारे के सारे आए, जैसे हाइड्रोजन से आए, हाइड्रोजन मिशन के बारे में, और हाइड्रोजन के बारे में कहाँ पे कैसे यूज होता है, पूरी एप्लीकेशन हमने पढ़ी थी पूरा। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, इसके बारे में पूरे डिटेल में साइंस एंड टॉपिक में हमने पढ़ा हुआ है। अब बार बार तो मैं उन्हें नहीं रिपीट करूंगा ना, ऑलरेडी लेक्चर बने हुए हैं, आपको देखने चाहिए थे, सारे वो टॉपिक आए। तो ऐसे देखो 2021 का था, 2022 का प्रीलिम था, उसमें 60 टॉपिक आए थे जो डायरेक्टली हमने डिस्कस किए थे, पढ़े थे अच्छे तरीके से। लेकिन इस बार का आपको पता बहुत ही डिफिकल्ट बना दिया था, तो इमेजिन करना तो बहुत भारी है। वैसे भी देखो यूपीएससी का भाई साहब प्रीलिम्स को ना प्रेडिक्ट करना बहुत ही ना के बराबर, ये समझ लो बिल्कुल इम्पॉसिबल सा होता है, अनप्रेडिक्टेबल है ये एग्जाम पे, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। जो कहता है कि मेरे में से 75 प्लस या सारे क्वेश्चन है, वो बिल्कुल झूठ है, आप भी जानते हो। लेकिन हाँ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों को मिला के 37 क्वेश्चन मैंने आइडेंटिफाई किए थे, जो हमारे सिर्फ करंट अफेयर जो टॉपिक बने हुए हैं ना, उनमें से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आए हैं, कुछ डायरेक्टली और कुछ इनडायरेक्टली। और इनडायरेक्टली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनमें से 1-2 स्टेटमेंट मिल रही है, बाकी की एक स्टेटमेंट अलग है बिल्कुल, तो वो भारी हो जाता है, थोड़ा उसमें कॉमन सेंस की जरूरत होती है। तो आते हैं अपने टॉपिक पे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ये देखो एक रोम स्टैट्यूट आया था, इटली में रोम जगह है, वहां पे एक देखो ये रिजोल्यूशन पास किया जिसका नाम रखा रोम स्टैट्यूट 1998 में। इसके द्वारा ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट
परमानेंट बना दिया गया। और इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड, यूरोप में नीदरलैंड है, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे नीदरलैंड है, यहाँ पे एक हेग इसकी कैपिटल है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। हेग को पीस कैपिटल भी बोलते हैं, शांति की राजधानी। इसके 123 कंट्रीज मेंबर हैं। इसका पर्पज ये है कि जो वार क्राइम होते हैं, युद्ध के दौरान अपराध होते हैं, या जीनोसाइड, लोगों को मार दिया जाता है नरसंहार युद्ध के दौरान, या क्राइम ऑफ एग्रेशन होते हैं, लोगों को भड़काया जाता है, या ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम होते हैं, मानवता के अगेंस्ट अपराध, इन सबको रोकना होता है, चाहे इंडिविजुअल के अगेंस्ट चाहे कंट्री के अगेंस्ट। इसका जो जुरिस्डिक्शन है वो 1 जुलाई 2002 से लागू हो गया था। और इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें देखो 4 ऑर्गन है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। एक है असेंबली ऑफ स्टेट पार्टीज, एक प्रेसिडेंट होते हैं इसके, एक जुडिशियल डिवीजन है, एक रजिस्ट्री है। इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज में काम होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में? इंग्लिश में काम होता है, फ्रेंच, अरेबिक, चाइनीज, रशियन और स्पेनिश। तो इसकी 6 लैंग्वेज हैं जिनमें काम होता है। लिमिटेशन क्या है इसकी, यानी कि कमियां, देखो इसकी लिमिटेशन, यानी अगर क्रिटिकली एग्जामिन करना हो में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को, तो लिखोगे आप, इसकी कोई अपनी पुलिस फोर्स नहीं है, ना ही कोई इन्फोर्समेंट बॉडी है, जांच करने की कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी नहीं है। ये डिपेंड रहता है स्टेट कॉर्पोरेशन पे, जो इसके मेंबर है उन पे डिपेंड रहता है कि वही गिरफ्तार करेंगे, उनकी पुलिस गिरफ्तार करेंगे। कंट्रोवर्सी रहती है इसको लेके, कुछ कंट्रोवर्सी रहती है, इस पे आरोप लगते हैं कि ये बाइसनेस करता है, यानी कि पक्षपात करता है वेस्टर्न कंट्रीज के, मतलब पक्ष में ये रहता है ज़्यादा, वेस्टर्न इंपीरियलिज्म को ये प्रमोट करता है, और जो सैंक्शन होते हैं यूएसए से उनको प्रमोट करता है। यूएन से क्या रिलेशनशिप है इसके, देखो यूनाइटेड नेशन का कोई मेंबर नहीं है, ना ही कोई पार्ट है ये। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कोई स्पेशलाइज एजेंसी नहीं है, कोई पार्ट नहीं है, बस उससे कोऑपरेशन करता है, सहयोग करता है। और आईसीजे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है, लेकिन ये जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये इससे बिल्कुल अलग है। ये अलग है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, और आईसीजे अलग है, लेकिन दोनों का हेडक्वार्टर हेग में ही है, इनका दोनों अलग अलग है। ये आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका मेंबर है इंडिया, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का ये ऑर्गन है, अंग है। और आईसीसी बिल्कुल अलग सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन से अलग। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, याद रखना, आईसीसी का, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का इंडिया मेंबर नहीं है, ना तो रोम स्टैट्यूट पे साइन किए थे इंडिया ने, और ना ही इसका मेंबर है आईसीसी का। और चाइना भी मेंबर नहीं है, अमेरिका भी मेंबर नहीं है आईसीसी का। और देखो यूएसए ने साइन किया था इस स्टैट्यूट पे, मतलब जो रोम स्टैट्यूट आया था उस पर साइन किया था, लेकिन रेटिफाई नहीं किया। देखो जब भी किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना होता है तो पहले उसके रेजोल्यूशन पे साइन करना होता है, फिर अपने देश की पार्लियामेंट में उसे पास कराना होता है रेजोल्यूशन को। तो पास कराने को ही बोलते हैं रेटिफाइड करना, प्रमाणित करना। तो यूएसए ने बस साइन किया, प्रमाणित नहीं किया, इसलिए यूएसए इसका मेंबर नहीं है आईसीसी का। रीजन क्या है नॉन मेंबरशिप के कि इंडिया ने इसकी मेंबरशिप नहीं ली? इंडिया चाहता है अपने स्टेट सॉवरेंटी को बचाना, नेशनल इंटरेस्ट है कुछ इंडिया के, एविडेंस कलेक्शन में डिफिकल्टीज होती है, और इम्पार्शलिटी को, अपक्षपात है जो, उसको प्रमोट करने के लिए इंडिया ने इसकी मेंबरशिप नहीं ली। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है पेट्रोलियम कोक, या पेट कोक बोलते हैं शॉर्टकट में। प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। यूनियन गवर्नमेंट है हमारी, जो उसने परमिशन दे दी है कि देखो लिथियम आयन बैटरी के ग्रेफाइट एनोड मटेरियल को बनाने के लिए पेट कोक को हम इंपोर्ट कर सकते हैं। पेट कोक या पेट्रोलियम कोक, क्या है पेट कोक? देखो ये है, ये आपको दिखाई दे रहा कोयला सा, काला काला ब्लैक कार्बन। फाइनल जो कार्बन रिच सॉलिड मटेरियल है ये देखो जब ऑयल रिफाइनरी से हम ऑयल निकालते हैं तो उससे रेजिड्यू बचता है, रेजिड्यू अवशेष बचता है, और ये थोड़ा स्पॉन्जी होता है, सॉलिड होता है रेजिड्यू। और ये देखो कोल की तरह जलाने के लिए यूज हो सकता है, जैसे कोयला को जलाते हैं ना, इस तरह इसको पेट कोक को जलाने के लिए यूज कर सकते हैं। और देखो जब कोयले की खदान से कोयला निकाला जाता है, कोयला देखो आपको पता है 4 प्रकार से मिलता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस या फिर लिग्नाइट और पीट। जब बिटुमिन निकालते हैं तो उसका बायो प्रोडक्ट बचता है, ये पेट कोक, बायो प्रोडक्ट मतलब अवशेष बचता है। तो बिटुमिनस है, उसमें हायर नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं रेगुलर ऑयल से ज़्यादा। और देखो इसमें जब हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है हीट को यूज करके, तो उससे पेट कोक बनता है, यानी कि बिटुमिन को जब निकालते हैं उससे रिफाइन करते हैं, उससे पेट कोक मिलता है। और पेट कोक में हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है, और इसे ट्रांसपोर्ट करने में, स्टोर करने में आसानी होती है, एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाने में और स्टोर करने में आसानी होती है। लेकिन ये याद रखना पेट कोक से बहुत ज़्यादा टॉक्सिक गैस निकलती हैं, जहरीली गैस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मरकरी, आर्सेनिक, क्रोमियम, निकल, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये सब एलिमेंट और गैस निकलती हैं।
इसके जो पेट्रोलियम कोक है इसके दो ग्रेड्स में पाया जाता है। एक तो ग्रीन पेट कोक जिसे काल्सीनेबल भी बोलते हैं, एक है फ्यूल ग्रेड पेट कोक। कहाँ कहाँ पे यूज होता है पेट कोक का, ये देखो पावर स्टेशन में भी यूज हो सकता है, जैसे कोयले को जला के हीट से बिजली बनाते हैं, टरबाइन घुमाने के लिए यूज करते हैं कोयले की निकली हीट को, स्टीम को। इस तरह से पेट कोक को भी पावर स्टेशन में यूज किया जा सकता है, या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जैसे सीमेंट में, स्टील में, टेक्सटाइल प्लांट में यूज किया जा सकता है पेट कोक का। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है साल्ट कैवर्न। कैवर्न का मतलब गुफा, साल्ट मतलब नमक की गुफा। क्या है ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक कंपनी है, ये इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी फर्म या इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी फर्म है, इंजीनियर्स लिमिटेड इसका नाम है। ये अभी स्टडी कर रही है, अध्ययन कर रही है कि राजस्थान में बहुत सारी साल्ट की चट्टान पाई जाती है, साल्ट के ये समझ लो माउंटेन पाए जाते हैं, नमक के बहुत सारी चट्टानें, रॉक। तो वहाँ पे ऑयल रिजर्व बनाया जा सकता है, नहीं स्ट्रेटजिक ऑयल रिजर्व। देखो जब इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल, जिससे पेट्रोलियम है, जिससे पेट्रोल डीजल बनता है, मिट्टी का तेल बनता है, तो अगर इसका इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल का, क्रूड ऑयल का प्राइस कम है, उस समय पे बहुत सारे देश ज़्यादा खरीद लेते हैं और अपने देश में स्टोर करके रख लेते हैं, स्टोर करके, ताकि वो फ्यूचर में अगर मान लो पेट्रोल का या पेट्रोल कच्चा तेल का, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो उसको यूज कर सकें। तो ये इंडिया चाहता है कम से कम उसके पास 90 डेज का स्टोरेज हो। तो इसी को बोलते हैं स्ट्रेटजिक ऑयल रिजर्व, यानी कि फ्यूचर के लिए ऑयल रिजर्व रखना। जब कम दाम में मिल रहा है तो तब स्टोर करके रख लो, और तब ज़्यादा दाम में होगा तो क्रूड ऑयल को हम यहाँ से यूज कर सकते हैं अपने ऑयल रिजर्व से। मतलब ये समझ लो एक स्टोर, भंडार रख दिया जहाँ पे ऑयल रखा हुआ है। तो ये देखो साल्ट कैवर्न ऑयल को रिजर्व करने के लिए बनाई जा रही है। जैसे ये साल्ट रॉक है, इसमें देखो ये पानी डाला जाता है, पानी से क्या होता है, ये साल्ट और पानी घुल जाता है, ये बाहर निकाल दिया जाता है और ये गुफा बन जाती है अंदर, और इसमें फिर ऑयल स्टोर करके रख लिया जाता है। तो यही है साल्ट कैवर्न। ये सॉल्यूशन माइनिंग प्रोसेस यूज किया जाता है। सॉल्यूशन माइनिंग में वाटर डाला जाता है, फिर वाटर जाके साल्ट से घुल जाता है, साल्ट और पानी को, जो डिजोल्व साल्ट है पानी में, वो निकाल दिया जाता है और एक गुफा अंदर बन के रह जाती है। तो इस गुफा में क्रूड ऑयल स्टोर करके रख सकते हैं हम। ये बहुत ही आसान भी होता है मेथड, सिंपलर, फास्टर होता है और कॉस्ट इंटेंसिव, लेस कॉस्ट इंटेंसिव होता है। किससे, देखो जो अभी हमने जो बनाए हुए ना ऑयल रिजर्व, अभी हमारे देश में 3 ऑयल रिजर्व बने हुए हैं, वो हमने रॉक, जो पत्थर की रॉक है ना, चट्टान, पत्थर की चट्टान, उसको काट के बनाए हुए हैं। जैसे चट्टान है, यहाँ से काट ली और यहाँ पे ऑयल स्टोर करके रख दिया, तो ये अभी रॉक कैवर्न है। ये साल्ट कैवर्न होगी जिसमें हम ऑयल स्टोर करके रख सकते हैं। तो याद रखना, ये जल्दी भी बन जाती है रॉक कैवर्न, फास्टर, सिंपलर होती है और इसमें कॉस्ट भी कम आती है। अगर रॉक कैवर्न बनाए उससे कम कॉस्ट आती है। और इसमें देखो जब ऑयल रिजर्व कर रखा जाएगा तो साल्ट एब्जॉर्ब नहीं करता, आसानी से रखा जा सकता है। नेचुरली वेल सील्ड होते हैं और इनसे आसानी से भरा जा सकता है इनमें, और निकाला भी आसानी से जा सकता है साल्ट कैवर्न से। राजस्थान में ये देखो बहुत सारी साल्ट फॉर्मेशन है। सॉल्ट फॉर्मेशन में यहाँ पे ऑयल रिजर्व के लिए साल्ट कैवर्न बनाई जा सकती हैं, जिनमें ऑयल स्टोरेज करके रखा जा सकता है। इंडिया में जो अभी स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व है वो कहाँ कहाँ पे हैं, 3 हैं अभी। 2 तो कर्नाटक में 2 हैं, एक बेंगलुरु में, दूसरा पदूर में, एक आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में। ये 3 है और ये तीनों के तीनों रॉक कैवर्न है, मतलब पत्थर को काट के, चट्टानें हैं जो पत्थर को काट के ये बनाई गई हैं, वहाँ पे स्टोर है, ऊपर से वो ढकी हुई हैं। तो वहाँ पे जो ऑयल है, क्रूड ऑयल स्टोर रहता है। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है साइंस टेक में। अभी देखो ये पाया गया कि बहुत सारे फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जो, उनमें नुकसान देखने को मिला कि ये एडवर्स इफेक्ट डाल सकती हैं हेल्थ पे। तो एक नोटिफिकेशन जारी किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि इनको रोकने के लिए। तो हमें जानना है फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग जो दवाइयाँ क्या होती हैं। देखो जैसे एक दवाई है, मान लो आपको बुखार चढ़ा है, बुखार के लिए आप क्रोसिन लोगे, उसमें क्रोसिन में जो एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, उसमें क्या है, पैरासीटामोल है। पैरासीटामोल समझ लो कच्चा माल। जैसे आप मान लो आपको रोटी बनानी है, रोटी बनाने के लिए आटा चाहिए, आटा क्या हो गया, कच्चा माल हो गया, रॉ मटेरियल हो गया उसका। ऐसे दवाई बनाने के लिए भी कच्चा माल चाहिए होता है। जैसे हमें बुखार की दवाई बनानी है तो हमें पैरासीटामोल चाहिए, पैरासीटामोल हो गया इसका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट।
तो अगर हम किसी दवाई को, गोली को एक के लिए बनाए, एक बीमारी के लिए, तो वो तो सिंपल दवाई होगी। अगर हम कोई ऐसी टैबलेट बना दें या कोई ऐसा सिरप बना दें वो जो एक से ज़्यादा बीमारी में काम करे, जैसे एक टैबलेट बना दी, उसी में डाल दिया पैरासीटामोल, उसी में मान लो जुकाम को ठीक करने के लिए सिट्राजिन डाल दी, उसी के लिए खांसी को ठीक करने के लिए डाल दिया इंग्रेडिएंट, तो ये क्या बन गई, एक टैबलेट बन गई जो तीन बीमारी के लिए काम में आ रही है, खांसी, जुकाम, बुखार। तो इसमें एक से ज़्यादा यानी कि दो या दो से ज़्यादा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यूज किए जाते हैं और एक सिंगल डोज बनाई जाती है, सिंगल दवाई, उसी को बोलते हैं फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग। तो आप समझ गए होंगे। तो ये इसलिए दी जाती है ताकि अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग दवाई ना दी जाए और इसकी जो एफिशिएंसी अच्छी पाएगी, पेशेंट में डिसीज़ को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए अच्छा पाएगा। लेकिन कुछ समय पे देखो ऐसा देखा गया, बहुत सारी मेडिसिन जब इनकी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, अगर किसी की डोज ज़्यादा हो गई, कम हो गई किसी की डोज, मान लो बुखार की डोज मान लो 50% देनी थी इसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, यानी कि पैरासीटामोल है जो कच्चा माल है, जो इसका 50% रखना था एक टैबलेट में और 30% रखना था जुकाम का और 20% खांसी का। लेकिन जो ये रेशो है, ये रेशो कम ज़्यादा हो गया, तो ये जो दवाई है इसके नुकसान भी हो सकते हैं। तो ऐसा देखा गया, बहुत सारी ड्रग्स हैं जैसे कफ सिरप हैं, फेनेसिडाइल, कोरेक्स कफ सिरप, ऐड भी आती थी कोरेक्स कफ सिरप की, टीवी पे आपने देखा होगा, या विक्स एक्शन 500 एक टैबलेट की ऐड आती थी, सर दर्द, जुकाम, खांसी, ये सर्दी के लिए। तो देखा गया कि ये दवाइयाँ काफ़ी नुकसानदायक सिद्ध हुई और इनसे जो नुकसान हुआ वो नुकसान डिटेक्ट करना भी बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है पेशेंट में। डिटेक्ट करने का मतलब पता लगाना। तो इनके एडवांटेज क्या होता है, पहले तो एडवांटेज जाते हैं फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के। एडवांटेज तो वही है एडवांटेज जो हमने ऊपर समझे, जैसे ये क्या पेशेंट की जो ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी साबित होती हैं और रिड्यूस कर देती हैं पेशेंट की जो बीमारी है, डिसीज़ है। और फिक्स डोज जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही इकोनॉमिकल होती है, मतलब इसमें देखो सिंगल दवाई में कई सारे फ़ायदे मिल जाते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, इन्हें बनाना आसान होता है। अगर अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग दवाई बनाई जाए तो उसमें ज़्यादा कॉस्ट आती है, तो इसमें कॉस्ट भी कम लगती है बनाने में। और सिंपलर होता है, थोड़ा कम मतलब सिंपलर होता है इसका मेथड बनाना। लेकिन कुछ डिसएडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज यानी कि हानि, नुकसान क्या है। अगर मान लो रिएक्शन कर गई कोई ड्रग, मान लो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन में अगर किसी का रेशो कम ज़्यादा हो गया एपीआई का, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का, और ये किसी आदमी को रिएक्शन कर गई, तो ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि उसे रिएक्शन हुआ किससे, पैरासीटामोल से हुआ जो बुखार की थी, या जुकाम की थी जो सिट्राजिन उससे हुआ, या फिर जो डोज उसमें खांसी की मिली हुई थी उससे, किससे रिएक्शन हुआ ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है, जिससे उसको और ज़्यादा नुकसान हो सकता है पेशेंट को। तो ये ड्रग जो कॉम्बिनेशन किया, अगर एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन नहीं हुआ तो पेशेंट को ये इंग्रेडिएंट नुकसान पहुंचा सकते हैं और नुकसान की वजह से वो डिटेक्ट करना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये इससे नुकसान है। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है कवच सिस्टम। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली और जीएस पेपर 2-3 में भी पूछा जा सकता है। देखो एक रेलवे का प्रोटेक्शन सिस्टम है ये कवच सिस्टम, रेल को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक्सीडेंट को रोकने के लिए। अभी न्यूज में इसलिए आया, देखो उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में आपने देखा ही होगा न्यूज में, एक बहुत ही बड़ा ट्रेन का हादसा हुआ। यहाँ पे देखो एक ट्रेन खड़ी हुई थी पटरी पे, यहाँ से इधर से एक ट्रेन आती है और ये यहाँ पे पटरी जो बिछी हुई थी, ये पटरी ये इधर ग्रीन सिग्नल हो रखा था तो इस ट्रेन को सीधा जाना था, लेकिन ये पटरी यहाँ पे जो लगी हुई थी ये हटी नहीं थी, इस पटरी पे ही आ गई है और यहाँ पे जो खड़ी ट्रेन थी इससे टकरा गई। और जैसे ये ट्रेन टकराई, इसके जो डिब्बे थे यहाँ पे ये खुल के इधर से एक ट्रेन जा रही थी पटरी पे, दूसरी पटरी पे इधर जा रही थी, तो ये डिब्बे जो ट्रेन आ रही थी टकराई थी खड़ी हुई ट्रेन से, ये डिब्बे खुल के इस ट्रेन से टकरा गए, जो इस ट्रेन के जो आखिरी के डिब्बे थे उनसे टकरा गए। तो ये आखिरी वाले डिब्बे जनरल डिब्बे होते हैं, जनरली इनमें सामान्य लोग बैठे होते हैं, गरीब लोग, तो इनसे टकरा गए। इधर ये ट्रेन जो इसके डिब्बे उखड़ गए टकराने से और ये खड़ी ट्रेन में मार दिया, इसके डिब्बे में टकरा गए और इधर ये ट्रेन से टकरा गए, तो 3 ट्रेन में ये हादसा हो गया। तो इस वजह से ये कवच सिस्टम न्यूज में आया। तो कवच सिस्टम क्या है, रेलवे प्रोटेक्शन सिस्टम है। ये हमारे इंडिया ने इंडिजिनसली डेवलप किया था। ये देखो ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। ये क्या है, कवच सिस्टम डेवलप किसने किया था, कई सारी कंपनी है इसमें। एक तो रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंडियन रेलवे के अंदर आती है ऑर्गेनाइजेशन। इसने कोलैबोरेशन किया था
कई ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कई कंपनी के साथ, जैसे मेधा सर्वो ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, HBL पावर सिस्टम लिमिटेड कंपनी है, कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम कंपनी है, इनके साथ मिलकर बनाया था एक कवच सिस्टम। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, रेडियो फ्रिक्वेंसी को यूज करता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये देखो ट्रेन पे लगा दिया जाता है, इंस्टॉल कर दिया जाता है, या फिर ट्रैक पे सिग्नल देने के लिए इंस्टॉल कर दिया जाता है। ये रेडियो फ्रिक्वेंसी के जरिए काम करता है। जैसे ही मान लो किसी ट्रेन की ब्रेक नहीं लग रही है तो ये अलर्ट दे देता है ड्राइवर को। जो लोको पायलट होता है, ट्रेन का जो ड्राइवर होता है उसको बोलते हैं लोको पायलट। लोको पायलट को अलर्ट कर देता है कि आपकी ब्रेक नहीं लग रही है, ऑटोमेटिक फिर ब्रेक काम करने लगती है, ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाती है ट्रेन की। 2016 से इसका ट्रायल चल रहा है कवच सिस्टम का हमारे इंडिया में पैसेंजर ट्रेन पे। तो इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है कवच की? एक तो ये सिग्नल पासिंग एट डेंजर की तरह काम करता है, ओवर स्पीडिंग को रोकने के लिए काम करता है। जैसे मान लो ओवर स्पीडिंग हो रही है किसी ट्रेन की, रुक नहीं रही है और लोको पायलट ब्रेक मारने की कोशिश कर रहा है लेकिन ब्रेक लग नहीं रही है, तो ये ऑटोमेटिकली जो ब्रेक में सिग्नल भेजेगा और ऑटोमेटिक ब्रेक लगना शुरू हो जाती है किसी ट्रेन की। और मान लो कहीं पे किसी ट्रेन के सामने कोई दूसरी ट्रेन आ रही है और उसका सिग्नल भी रेड है, तो पायलट मान लो सो गया, मान लो उसकी आंख लग गई, उसे नहीं पता चला, तो ऑटोमेटिकली ये सिस्टम जो है कवच सिस्टम, ये सिग्नल भेज देता है ब्रेक पे और ऑटोमेटिक जो ब्रेक लग जाती है ट्रेन की और ट्रेन रुक जाती है एक डिस्टेंस पे, ताकि ट्रेन टकरा ना पाए। और ये डिवाइस सिग्नल है जो सिग्नल को भेज के लोको पायलट को बताता है अगर विजिबिलिटी लो है, अगर मान लो कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है दूर से, तो लो विजिबिलिटी है ट्रेन, मान लो कहीं पे कोहरा है, फोग सिस्टम है, मतलब कोहरा पड़ा हुआ है, उस टाइम पे भी वेदर सिस्टम है जो वो इंक्लीमेंट है, इंक्लीमेंट का मतलब कहीं पे फोग है, कोहरा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो उस टाइम पे भी ये सिग्नल दे देता है और ट्रेन की जो गति या स्पीड है उसको स्लो कर देता है थोड़ा, और ब्रेक लगा देता है कहीं पे ऑटोमेटिक। अगर मान लो कोई सामने ट्रेन है और मान लो पायलट कंट्रोल नहीं कर पा रहा है ट्रेन को, रुक नहीं पा रही, ब्रेक मारने की कोशिश कर रहा है लेकिन लोको पायलट है जो वो ब्रेक लगा नहीं पा रहा है, ब्रेक सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो ऑटोमेटिक जो ब्रेक सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और ये जो कवच सिस्टम ब्रेक पे जो सिस्टम भेजेगा इसके वजह से ब्रेक लगना शुरू हो जाती है और ट्रेन रुक जाती है। लेकिन जो ये बालासोर डिस्ट्रिक्ट में, उड़ीसा की बालासोर डिस्ट्रिक्ट में ट्रेन हादसा हुआ, यहाँ पे ना कोई इन ट्रेन में ये कवच सिस्टम इंस्टॉल ही नहीं था, इनमें नहीं था ये सिस्टम इंस्टॉल, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है और इस वजह से इसमें हादसा हो गया है। तो यही थे आज के टॉपिक और इतने सारे टॉपिक हमने डिस्कस किए 3-4 दिन के। और देखो कुछ वन लाइनर टॉपिक है जो रिसेंटली न्यूज़ में रहे थे, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। और देखो जिनका अच्छा एग्ज़ाम हुआ है उनको कॉन्ग्रेचुलेसन, जिनका अच्छा नहीं हुआ है एग्ज़ाम इस साल का प्रीलिम्स, वो अगले साल के लिए तैयारी करें आप सही से और बार बार देखो रिवीजन जरूर करें, रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। जब आपने रिवीजन नहीं किया होता है तो आपको ये पता रहता है कि ये टॉपिक हाँ ये पढ़ा तो है, लेकिन आपको डाउट हो जाता है 2-3 जो स्टेटमेंट दी हुई होती हैं, क्योंकि 2 स्टेटमेंट लगभग एक सी देता है प्रीलिम्स में, तो इस वजह से आप बार बार रिवाइज करो। अब पढ़ लेते हैं वन लाइनर टॉपिक है जो साल ट्री, ये न्यूज़ में था साल ट्री, एक पेड़ है साल ट्री। ये देखो टॉपिकल डेसिडुअस ट्री है, डेसिडुअस मतलब पर्णपाती ट्री, पर्णपाती डेसिडुअस, टॉपिकल डेसिडुअस उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती पेड़ है ये, टॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाया जाता है। और डेसिडुअस मॉइस्ट डेसिडुअस भी होता है, नम पर्णपाती, और ड्राई डेसिडुअस शुष्क पर्णपाती हिंदी में, तो उन दोनों में मिलता है। ये देखो ऐसा ट्री है साल ट्री, इसके जो लीफ है ना वो ऐसा लगता है हमेशा रहते हैं, झड़ते तो हैं इसके पत्ते क्योंकि डेसिडुअस पर्णपाती यानी कि एक सीजन में झड़ेंगे ही झड़ेंगे, लेकिन इसके जो पत्ते कभी कंप्लीटली नहीं झड़ पाते, ऐसा लगता है कि इसमें पत्ते हैं हमेशा से, तो आते रहते हैं। तो ये देखो लैंग्वेज में फंसाता है यूपीएससी, ऐसा लिख देगा हार्डली लीफलेस, तो याद रखना ये हार्डली लीफलेस होता है, मतलब इसके पत्ते बहुत कम, मतलब ऐसा दिखता है कि कभी पत्तों रहित दिखता हो पेड़, हमेशा कुछ ना कुछ पत्ते रहती हैं इसमें। या ऐसा लिख सकता है सेल्डम कंप्लीटली लीफलेस, तो इसका मतलब भी क्या यही होता है कि ये शायद ही कोई ऐसा टाइम आता है जब इसके पत्ते सारे के सारे एक साथ झड़ गए हों, तो सारे पत्ते एक साथ नहीं झड़ते हैं इसके, तो सेल्डम कंप्लीटली लीफलेस होता है। नेक्स्ट टॉपिक है उदांती सीता नदी, उदांती UDANTI उदांती सीता नदी, सीता नदी ये टाइगर रिजर्व न्यूज में था, ये कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में, याद रखना छत्तीसगढ़।
एक तो आदि कैलाश न्यूज में था, आदि कैलाश एक पहाड़ी है, पहाड़ी का पीक है, कैलाश पर्वत आपने पढ़ा ही होगा। इसके कैलाश पर्वत के बहुत सारे पीक है, कितने 5 पीक हैं जो बहुत ही पवित्र माने जाते हैं हिंदू धर्म में। तो 5 कैलाश माउंटेन है, जो 5 पीक हैं कैलाश माउंटेन के, उनमें से आदि कैलाश एक है और ये उत्तराखंड की पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड की पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है और कुमाऊं हिमालयज में आता है। उत्तराखंड को 2 डिवीजन में बांटा है, एक गढ़वाल हिमालयज और एक कुमाऊं हिमालयज। तो एक कुमाऊं हिमालयज में आता है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है आदि कैलाश। 5 पीक है जो कैलाश माउंटेन के, उनमें से एक है और इसको कई नाम से जानते हैं आदि कैलाश को। एक शिव कैलाश, शिव कैलाश, एक छोटा कैलाश के नाम से भी जानते हैं, बाबा कैलाश के नाम से भी जानते हैं और इसे जोंगलिंगकोंग पीक के नाम से भी जानते हैं। जोंगलिंगकोंग पीक, पीक का मतलब चोटी, पहाड़ की चोटी, इतने नामों से जानते हैं। ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे भगवान शिव यहाँ पे तपस्या किया करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है एक, देखो अभी नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया की यात्रा पे आए, प्रचंड, आपने पढ़ा ही होगा, देखा होगा न्यूज में। तो उन्होंने इंडिया के साथ एग्रीमेंट किया। एक देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पे एग्रीमेंट किया, फुकोट नाम का, फुकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इंडिया और नेपाल मिलके इसको डेवलप करेंगे, फुकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। बिजली से मतलब पानी से बिजली बनाई जाएगी। ये देखो कर्नाली रिवर है, KARNALI, तो ये कर्नाली रिवर है नेपाल में। वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इंडिया नेपाल बनाएगा और इंडिया में इसकी बिजली ली जाएगी, यूज की जाएगी, क्योंकि आपको पता है बिहार से बॉर्डर लगता है नेपाल का। एक देखो अरुण नाम का, अरुण रिवर पे ये ARUN, अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये अरुण रिवर पे इंडिया और नेपाल ने मिलकर डेवलप कर रहे हैं इसको भी। एक देखो पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, इसमें बिजली भी बनाई जाएगी, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी के लिए भी, इरिगेशन फैसिलिटी के लिए भी यूज होगा इसका पानी। ये महाकाली रिवर है, महाकाली रिवर नेपाल में, उस पर बनाया जा रहा है। तो ये 3 प्रोजेक्ट आपको याद रखने हैं। जैसे इंडिया नेपाल रिलेशनशिप पे कोई मान लो टॉपिक आ जाए तो इंडिया नेपाल की क्या रिलेशन है, ये सारे आप प्रोजेक्ट लिख सकते हो उसमें। फुकोट कर्नाली रिवर प्रोजेक्ट है, अरुण रिवर प्रोजेक्ट है, ये पंचेश्वर प्रोजेक्ट है, ये लिख सकते हो। कई सारे रोड भी बना रहा है इंडिया वहाँ पे, कई सारे देखो फोर्स, जो नेपाल की फोर्स है उसको मान लो उसको भी ट्रेनिंग देता है। सूर्यकिरण नाम की एक एक्सरसाइज होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज, इंडिया और नेपाल की एक मिलिट्री के बीच में, सूर्यकिरण नाम की। तो इस तरह से जो भी रिलेशन है आप बता सकते हो इंडिया नेपाल रिलेशन पे। नेक्स्ट देखो एक मैटूर डैम, कई बार न्यूज में रहता है मैटूर डैम, METTUR, मैटूर डैम, ये कावेरी रिवर पे है, कावेरी रिवर पे। एक देखो गुआरानी ट्राइब न्यूज में थी, गुआरानी GUARNI, गुआरानी ट्राइब। ये ट्राइब देखो ब्राजील में है, ब्राजील में पाई जाती है, लेकिन सिर्फ ब्राजील में नहीं है, ब्राजील के आसपास जो है उन कंट्रीज में भी पाई जाती है, जैसे बोलीविया, पेरुग्वे, यूरुग्वे, इनमें भी पाई जाती है, लेकिन ब्राजील में सबसे ज़्यादा ट्राइब मिलती है। अब ये न्यूज में थी। एक देखो 2023 FW13, ये न्यूज में था। ये एक एस्टेरॉइड है, इसको क्वासी मून भी बोलते हैं, क्योंकि मून चंद्रमा जैसी प्रॉपर्टी है इसमें, चंद्रमा जैसी प्रॉपर्टी, क्वासी मून, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये एस्टेरॉइड भी है, क्वासी मून भी बोलते हैं इसे, या क्वासी सैटेलाइट भी बोलते हैं। क्वासी का मतलब होता है अर्ध, आधा, क्वासी सैटेलाइट। एक रिवर न्यूज में थी बहुत ही ज्यादा, हेलमंद रिवर। हेलमंद रिवर कहाँ पे है, ये देखो अफगानिस्तान में है। ईरान और अफगानिस्तान इसको लेके ना इनमें डिस्प्यूट हो गया। अफगानिस्तान में जो हिंदू कुश माउंटेन है ना, हिंदू कुश माउंटेन आपने पढ़ा ही होगा, हिंदू कुश माउंटेन पे एक यहाँ पे एक इसका छोटा पार्ट है हिंदू कुश माउंटेन का, संगलेक या संगलाक रेंज, यहाँ से निकलती है। ये अफगानिस्तान से निकलते हुए ईरान में जाती है। तो ईरान और अफगानिस्तान का इसको वाटर शेयरिंग से लेकर डिस्प्यूट होता रहता है, विवाद होता रहता है हेलमंद रिवर का। अभी देखो जो लेटरल एंट्री के लिए 17 पोस्ट निकाली थी सेक्रेटरी लेवल पे यूपीएससी ने, तो ये रिकमेंडेशन किसने दी थी, ये कमेटियां कुछ, इसको आपको याद रखना है। लेटरल एंट्री का मतलब है डायरेक्टली सेक्रेटरी की पोस्ट पे। जैसे आप यूपीएससी का एग्जाम देते हो, आईएएस बनते हो, आपका प्रमोशन होने के बाद कई साल बाद, 8, 10, 15 साल बाद आप सेक्रेटरी लेवल पे जाते हो, 15, 16, 17 साल बाद। लेकिन ये लेटरल एंट्री का मतलब डायरेक्टली आपको सेक्रेटरी लेवल पे, हाँ,
हायर करना। तो लेटरल एंट्री के लिए यूपीएससी में ये जो रिकमेंडेशन दी थी, सिफारिश कौन सी कमेटी ने दी थी, ये आपको याद रखना है। एक सुरेंद्र नाथ कमेटी है, सुरेंद्र नाथ कमेटी, सुरेंद्र नाथ कमेटी ये क्या है, 2003 में आई थी। और एक होटा कमेटी है, ये याद रखना है आपको, होटा कमेटी, सुरेंद्र नाथ कमेटी। होटा कमेटी ने 2004 में रिपोर्ट दी थी। और एक सेकंड एआरसी है, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, सेकंड एआरसी, ये 2008 में आई थी। इसके बारे में याद रखना। इन तीनों ने रिकमेंडेशन दी थी लेटरल एंट्री के लिए। एक देखो माई रिस्टिका स्वैम्प न्यूज में था, माई रिस्टिका स्वैम्प नाम है इसका। स्वैम्प का मतलब होता है दलदल, ऐसा जहाँ पे पानी भरा हुआ है, दलदल है, वहाँ पे पेड़ भी हैं, उसको बोलते हैं स्वैम्प। ये तो माई रिस्टिका स्वैम्प कहाँ पे है, ये केरल में है, केरल में। और ये फ्रेश वाटर स्वैम्प है, इसमें ताज़ा पानी है, खारा पानी नहीं है समुद्र का, ताज़ा पानी आता है इसमें। और वहाँ पे पेड़ पौधे भी हैं और वहाँ पे दलदल है, स्वैम्प है। तो ये याद रखना है। तो ये टॉपिक थे आज के।